नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 1 की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ को मैंने पहले भी पढ़ाया है, मैंने अर्थ भी बताया है, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। तो ये पाठ है बेटा 12 मासा, और इसमें जाहिर सी बात है कि जब इसका नाम है 12 मासा तो 12 महीनों का ही वर्णन किया गया है। हमारी हिंदी महीनों के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है वह चैत के महीने से। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने हम मनाते हैं, उसी के अनुसार आप सारे कार्य भी करते हैं, वो तो ठीक है। मगर भारतीय महीनों के अनुसार जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है वह चैत महीने से, और उसी के अनुसार हम कोई कार्य भी करते हैं, यानी कि कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ, तीज त्योहार इत्यादि। ठीक है, तो उसी का वर्णन यहाँ किया गया है बेटा कि किस किस महीने में क्या होता है। ज़रा ध्यान से सुनिए आप। इसमें दिया हुआ है ये कि चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिट्ठी सी धूप है। यानी कि चैत का महीना जब आता है तो हमारे नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता है, और उस महीने में जो वातावरण हमें दिखता है वह बहुत ही सुंदर सा लगता है। बहुत सुंदर इसलिए लगता है कि न बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और न बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठंड तो नहीं पड़ती है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी ठंडी हवा हल्की सी चलने लगती है तो कभी गर्म हवा। ऐसे में समय बहुत अच्छा लगता है। और खट मिट्ठी सी धूप का तात्पर्य ये हुआ, कभी तीखी धूप पड़ती है, कभी थोड़ी नरम धूप। तो हमें यह मौसम यानी कि यह महीना बहुत अच्छा लगता है। अब आता है बैसाख का महीना। तो ये जो है इसमें कहा गया है कि आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। यानी कि बैसाख का महीना आते ही थोड़ी धूप बढ़ने लगती है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में विद्यालयों में छुट्टियां दे दी जाती हैं ताकि बच्चों को लू ना लगे, गर्मी ना लगे, बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहें। इसके कारण घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है, क्योंकि बच्चे तो अपने घर ही में रहते हैं, घर में ही रहकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। अब चैत और बैसाख के बाद आता है कौन सा महीना? जेठ का। जेठ के महीने में गर्मी तो पड़ती ही है बहुत तेज़। इसके कारण दिन में तो बच्चे घर से बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन जब सायंकाल का समय आता है तो सारे बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं और तरह तरह के खेल खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि कोई लगातार हार रहा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। यानी कि खेल तो हार जीत का होता ही है। जीतना जैसे हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हमें हार को भी स्वीकार कर लेना चाहिए खेलों में, क्योंकि हार जीत तो होती है। अब कौन सा महीना आता है? आषाढ़ का। और आषाढ़ का महीना आते ही वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, यानी कि जल बरसना प्रारंभ हो जाता है। उसमें काले काले बादल आकाश में बड़े दहाड़ के चलते हैं। दहाड़ के यानी आप तो सुनते होंगे ना कि आसमान में कैसे बादल गरजते हैं, और कभी कभी इतने तेज़ गरजते हैं कि आप डर भी जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा ही होता है। और आंधी बहुत इतराकर चलने लगती है, यानी कि कभी आंधी तेज़ गति से चलती है, कभी धीमी गति से, कभी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आंधियाँ भी चलती हैं और बादल भी गरजते हैं। अब सावन का महीना आता है, उसकी शोभा बड़ी ही न्यारी होती है बेटा सावन के महीने में। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली ही छाई रहती है। नदी सरोवर इत्यादि जल से भर जाते हैं और नदियों के घाट तक डूब जाते हैं, और वैसा ऐसा लगता है जैसे कि वे जल से छलक रहे हों। कभी कभी तो वो जल बाहर निकलकर सड़कों तक फैल जाता है।
और इसी प्रकार जब भादों का महीना आता है तो सावन भादो तो वर्षा ऋतु ही माना जाता है। तो उस समय ना तो तारे दिखते हैं, ना चांद दिखते हैं, ना दिन के समय हमें धूप नज़र आती है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि सब बादलों में छिप जाते हैं और हमें केवल जल का ही आनंद लेना होता है, यानी कि ज़्यादा वर्षा ऋतु का ही हम आनंद लेते हैं। और कभी कभी हमें चांद, तारे, सूरज इत्यादि भी दिखते हैं। तो इसी तरह से लुका छिपी का खेल चलता रहता है। अब क्वार के महीने में जो है जलधारा बड़ी निर्मल हो जाती है। तो निर्मल क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है बेटा कि वर्षा ऋतु में तो जलधाराएं बहुत मटमैली सी दिखती हैं, क्योंकि जगह जगह से जो है मिट्टी बह बह कर नदियों तालाबों में मिल जाती हैं। इसके कारण जलधाराएं एकदम मटमैली सी दिखती हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु का अंत हो जाता है तो ये मिट्टी नदियों में बैठ जाती हैं। तब जो जल ऊपर दिखता है वो बहुत निर्मल और शुद्ध सा दिखता है कि एकदम लगता है कि चमकता हुआ जल दिख रहा है और प्रदूषण से रहित जल हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया कि भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा, यानी कि मौसम हमें बड़ा खुशगवार सा दिखता है। और इसके बाद आता है कार्तिक का महीना। तो कार्तिक के महीने का प्रारंभ होते ही तो वातावरण परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गर्मी तो समाप्त हो ही जाती है, वर्षा ऋतु का भी समापन हो जाता है। अब जाड़े के मौसम का प्रारंभ होने लग जाता है और इसके साथ ही साथ त्योहारों का भी मौसम आया रहता है, यानी कि हम दशहरे मनाते हैं, दीपावली का जो है वो आगमन हो जाता है, यानी कि दीपावली भी हम जान लेते हैं कि कब है, कितने तारीख को है, और उसके अनुरूप बाज़ारों में तरह तरह के पटाखे इत्यादि मिलने लगते हैं। तो बच्चे खरीद कर लाते हैं और पटाखे, फुलझड़ियाँ इत्यादि भी छोड़ते हैं। तो सबके चेहरों पर बड़ी ही सुंदर मुस्कान छाई रहती है, क्योंकि बच्चों को चाहिए क्या, यही सब चाहिए, तीज त्यौहार आते रहें और तरह तरह के फुलझड़ियाँ, पटाखे छोड़ते रहें और घर में हमेशा अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनते रहें और बच्चे आनंद लेते रहें, है ना। लेकिन बच्चों, आप लोग जो फुलझड़ियाँ, पटाखे इत्यादि छोड़ते हैं तो बहुत सोच समझ कर और आप ये समझें कि उन पटाखों के कारण आपको और अन्य किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसलिए बहुत सोच समझकर आप इसका प्रयोग करें और पटाखे छोड़ें। थोड़ा मनोरंजन तो आप ज़रूर करें, मगर हिफाजत अपनी भी रखें और दूसरे का भी आप ख्याल रखें। अब इसके बाद बेटा अगहन का महीना आता है। अगहन का महीना आने का मतलब ये हुआ कि उस समय अधिक ठंड पड़ने लग जाती है। जल छूने से भी बच्चे डरने लगते हैं, बच्चे या बड़े भी, क्योंकि एकदम ठंडा सा लगता है। बर्फीला जल हमें लगने लगता है जैसे बर्फ़ छू रहे हों, एकदम ठंडा जल लगता है। तो वैसे में बच्चे स्नान नहीं करना चाहते और वे भागने लग जाते हैं, परंतु माताएं उन्हें जबरन पकड़कर और स्नान करने के लिए ले जाती हैं। और इसी तरह से ये महीना बीतता है कि हमें ठंड बहुत लगती है और स्नान करने में भी लोग कतराते हैं। फिर भी शारीरिक स्वच्छता तो रखनी होती है, तो जैसे तैसे माताएं बच्चों को स्नान करने के लिए विवश करती हैं। अब पौष का महीना आता है बच्चों। तो पौष के महीने में क्या होता है कि आप जानते हैं संक्रांति भी अब इसके बाद मनाया जाता है। तिल संक्रांति आप भी मनाते हैं। ये और स्थानों पर इस ऋतु को दूसरे ढंग से मनाते हैं, है ना। तो आपके यहाँ जो आप अपने प्रदेश में जो आप मनाते हैं संक्रांति, तो उस समय उससे कुछ पहले ही, यानी पौष के महीने से ही चारों तरफ लोग क्या करते हैं,
पतंग उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी बच्चे गलियों में, छतों पर और मोहल्लों में स्थान स्थान पर खड़े होकर के वे तरह तरह के पतंग उड़ाते हैं और बाजी लगती है, उनमें बच्चे दौड़ा दौड़ी करते हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का बहुत मनोरंजन होता है बेटा। अब आगे क्या है, माघ का महीना। अब माघ के महीने में भी ठंड बहुत पड़ती है, मगर यह धर्म ग्रंथों के अनुसार एक धार्मिक महीना माना जाता है। इसमें शिवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उस दिन लोग व्रत इत्यादि भी रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं झांझ मंजीरे इत्यादि बजते रहते हैं और शिव जी का भजन गाया जाता है। इसमें कभी कुंभ का महीना भी होता है तो लोग गंगा स्नान भी करते हैं। तो ये महीना जो है बेटा धर्म की दृष्टि से बहुत धार्मिक होता है। अब फागुन का महीना आता है। फागुन के महीने में क्या होता है बेटा कि होली का त्यौहार। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है, तो इसलिए होली बच्चे या बड़े बड़े धूमधाम से मनाते हैं और रंग अबीर इत्यादि लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तो होली के दिन तो जमकर होली खेलते हैं, रंग डालते हैं एक दूसरे पर, तरह तरह के पकवान इत्यादि बनते हैं। लेकिन उसके पहले भी थोड़ी बहुत लोग होली खेला करते हैं। तो इस तरह से इन रंगों के कारण ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही एक त्यौहार है, क्योंकि हम बहुत सारे त्यौहार यहाँ मनाते हैं और मिलजुल कर मनाते हैं। यानी त्यौहार का तो मतलब ही है कि मेलजोल की भावना बढ़ाना, क्योंकि हम अकेले त्यौहार नहीं मना सकते हैं। तो इस प्रकार एकता और मेलजोल की भावना भी बढ़ती है। तो ये 12 महीने का वर्णन इसमें बता दिया गया है बेटा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे कि किन महीनों में आप क्या करते हैं। ठीक है।